साथ गड़गड़ाहट है तो मतलब खांसी बलगम वाला है, और खांसते खांसते बच्चा उल्टी कर दे रहा है मतलब सूखा खांसी। तो ड्राई कफ कब होगा? निमोनिया के शुरुआती 72 घंटे में बॉर्डेला पर्टुसिस का इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम लोग हुपिंग कफ कहते हैं, उसके अंदर भी एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे क्लेमाइडिया और माइकोबैक्टीरियम एवं ये सब बैक्टीरिया की वजह से अगर निमोनिया हो रहा है तो उसके अंदर भी सूखा खांसी होगा, क्योंकि उसमें इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। उसमें फेफड़े के इन हिस्सों में इंटरस्टिशियम में निमोनिया होता है। तो आला जब आप लगाते हैं तो साउंड यहाँ नहीं आता है, जब ये निमोनिया फैलते हुए सांस की नलियों तक पहुँचता है तब आपको आले पे साउंड मिलना, एडिशनल साउंड मिलना शुरू होता है। तो इसीलिए ये सबको एटिपिकल निमोनिया कहा जाता है, क्योंकि टिपिकली अगर निमोनिया है तो छाती में क्रेप्स मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। इसी वजह से इस तरीके के निमोनिया को एटिपिकल निमोनिया, और जो बैक्टीरिया इस तरीके का निमोनिया करता है उसको हम लोग एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी कोविड का जो इन्फेक्शन हो रहा है, कोविड के इन्फेक्शन में भी जो निमोनिया हो रहा है उसमें इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है, मतलब सांस की नलियों के बीच का जो जगह होता है उनमें। और इंटरस्टिशियल निमोनिया होने की वजह से उसमें खांसी सूखी आती है शुरू में, बाद में बलगम आता है जब ये पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब। इसके अलावा सूखा खांसी का मुख्य कारण ब्रोंकियल अस्थमा है, दमा जिसको हम लोग कहते हैं। दमा के अंदर क्या होता है? दमा किसको कहते हैं भैया? ब्रोंकियल अस्थमा, दमा क्या होता है? दमा वाले मरीजों में उनकी सांस की नली जो है वो धूल, धुआं, ठंडे हवा, ठंडा पानी, इन चीज़ों से सक्रिय होती है। जब भी इन चीज़ों के संपर्क में आएगी तो उनकी सांस की नली सिकुड़ जाएगी, स्पाज्म में चली जाएगी, उनमें बलगम बनने लगेगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा सीजनल भी हो सकता है और पेरिनियल भी हो सकता है, मतलब साल भर रहेगा या जब केवल मौसम बदलेगा तब होगा। तो इस तरीके से इसमें जो साउंड आता है तो सांस की नली सिकुड़ने की वजह से बीजिंग साउंड आता है, जैसे पत्तियों को रगड़ा जाता है जिस तरीके का साउंड, सीटी जैसा साउंड, सॉरी, उसे बीजिंग साउंड कहते हैं। तो बीजिंग साउंड इसमें आता है अस्थमा के अंदर। अब अस्थमा में अगर कोई ऊपर से इन्फेक्शन हो गया तो क्रेप्स भी मिलने लगेगा। उसके बाद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो जाए, फार्मर्स लंग है या न्यूमोकोनियोसिस है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के अंदर क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ निमोनिया डेवलप किया, अब यहाँ का नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो गया और यहाँ पे फाइबर्स आके भर गए, तो फेफड़े की जो इलास्टिसिटी है, जो फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है, लॉस कर जाएगी, और नतीजा होगा कि ये एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्रिएट कर जाएगा, मतलब इसमें जो एल्वेओलाई है पूरा फूल पचक नहीं पाएगा। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के अंदर भी खांसी जो है वो सूखा खांसी आता है। इसके अलावा फार्मर्स लंग है। फार्मर्स लंग में बहुत सारे कपास की खेती करने वाले लोग हैं, या कोई इस तरीके का खेती कर रहा है जिसमें धूल या कुछ ऐसा गर्दा का गुबार अंदर चला जाए, तो वो फेफड़े के इस हिस्से में डैमेज करेगा और उसकी वजह से जो खांसी होगी वो सूखी खांसी आएगी। इसी तरीके से कोयले के खदान में काम करने वाला आदमी है तो कोयले के फाइन पार्टिकल्स उसके फेफड़े के आ जाके और इंटरस्टिशियम में डैमेज करते हैं, जो खांसी इंड्यूस होगी वो ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी। तो आईएलडी के अंदर 3-4 बीमारियां आती हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर। उसके बाद इसको फोकस कर लो, और ये बड़ा है, वीडियो में ना काफी छोटा आ रहा है, इसको जूम करके फोकस कर लो कि बड़ा है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड सूखा खांसी भी होता है दवाई की वजह से, जैसे एसी इनहिबिटर चलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, रेमिप्रिल,
एलनाप्रिल, लिस्नोप्रिल, इनमें खाने वाले लोगों को सूखा खांसी हो जाता है तो दवाई बंद करके एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट चला दीजिए रैम, जिसमें कि आपको एम्लोडिपिन वगैरह आता है तो उसकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एस्पिरिन भी अगर कोई खा रहा है तो एस्पिरिन की वजह से सूखा खांसी हो सकता है। अब एक मेजर दिक्कत होता है प्लूरा के साथ। ये है हमारा, ये जो फेफड़ा है ये बाहर से झिल्ली से ढका होता है, इस झिल्ली को हम लोग प्लूरा कहते हैं। तो जब भी कोई निमोनिया वगैरह हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इस हिस्से में निमोनिया डेवलप किया, तो निमोनिया के डेवलपमेंट की वजह से जो सूजन होता है, स्वेलिंग होता है ना, तो इसका असर इस झिल्ली के ऊपर भी पड़ता है। तो जब भी किसी भी फेफड़े की बीमारी की वजह से अगर प्लूरा इन्वॉल्वमेंट है, प्लूरा का, फेफड़े की झिल्ली का अगर उसमें सहभागिता है उस बीमारी में, तो जो खांसी आएगा वो ड्राई। इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तो मान लीजिए कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी, और टीबी की वजह से क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारा पानी निकल के और जाके इसी झिल्ली में भर जाता है। जब फेफड़े की झिल्ली में भर जाएगा तो वो जो कंडीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, और थोरेक्स मतलब ये जो थोरेक्स मतलब छाती, छाती में पानी का भरना मतलब क्या? फेफड़े की झिल्ली में पानी का भरना। इसी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। हाइड्रोथोरेक्स क्या है? प्लूरल इफ्यूजन है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई यहाँ खून का नली फट गया और इसमें ब्लड भर गया, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? हीमोथोरेक्स। मतलब उसमें हीमो मतलब खून, थोरेक्स मतलब छाती में खून भर गया फेफड़े की झिल्ली में। ऐसे पायोथोरेक्स, पायो मतलब मवाद, तो मवाद भर गया तो हम लोग बोलेंगे कि पायोथोरेक्स हो गया। मवाद भर सकता है ना जी, यहाँ बलगम हुआ और पूरा बड़ा कैविटी बन गया ट्यूबरक्लोसिस में। टीबी के अंदर जब कैविटी फॉर्मेशन होता है तो उसमें पूरा बलगम रहता है, और संयोग से इधर एक कॉर्नर पे है, तो ये इसका पूरा बलगम कहाँ आ जाएगा? फेफड़े की झिल्ली में आ जाएगा। न्यूमोथोरेक्स भी होता है। कई बार क्या होता है कि ये एल्वियोलाई जो एकदम मार्जिन पे है ये फट गया, तो अब जितना हवा ले रहे हैं वो सब भर गया किस में? झिल्ली में। न्यूमो मतलब हवा, थोरेक्स मतलब छाती, छाती में हवा भर जाए न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। हाँ, अच्छा है। लंग कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो और उसमें प्लूरा इन्वॉल्वमेंट कर जाए, प्लूरा टच कर रहा है उस कैंसरस चीज से, तो वो जो खांसी आएगा वो ड्राई कर। तो कहने का मतलब है कि प्लूरल इन्वॉल्वमेंट जहाँ भी होगा वहाँ खांसी कैसी आएगी? खांसी आएगी। ठीक है, तो ये तो इतना बात हुआ ड्राई कफ का। कि अगर पेशेंट हमारा ड्राई कफ कर रहा है तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी बीमारियां आनी चाहिए? बच्चों में अगर हम बात करें तो हमारे पास सूखा खांसी के लिए जो बच्चा आता है, आमतौर पे कौन सा बच्चा होता है? या तो निमोनिया का शुरुआती दौर वाला बच्चा है, या पर्टूसिस वाला हुपिंग कफ वाला बच्चा है जिसमें हम लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, या ये एटिपिकल निमोनिया वाला हो सकता है, या ब्रोंकियल अस्थमा वाला हो सकता है। आमतौर पे यही बच्चे ज्यादा आते हैं इस ग्रुप के हमारे पास। इन ग्रुप वाले बच्चे हमारे पास कम आते हैं, कम आते हैं, काफी कम आते हैं। इसके बाद एक कारण और दे रहा है कि जो गला जब आप आ करके देखते हैं तो गले का पिछला हिस्सा, फेरिंक्स वाला हिस्सा, अगर उसमें सूजन हो जाए तो उसकी वजह से भी खांसी सूखी आ सकती है पेशेंट को। तो
ये जब हम पढ़ते हैं कि कफ है, खांसी है, कफ मतलब खांसी, तो खांसी के साथ अगर ड्राई कफ है, अच्छा एक चीज और है, ड्राई कफ एक जगह और होगा, कहाँ? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा उसमें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसी में टॉन्सिलाइटिस भी आ जाएगा तुम्हारा, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, सब इसी में आ जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में सूखी खांसी होती है। तो जब भी कोई पेशेंट सूखी खांसी बताए तो हमारे दिमाग में चट से ये कारण आना चाहिए, और ये कारण कब आएगा? जब इन सभी बीमारियों को हम अलग अलग ढंग से जानते हैं। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में जाकर सब बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिव कफ की। प्रोडक्टिव मतलब, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है जी? उत्पादन। तो ऐसा कफ जिसके साथ साथ कुछ उत्पादन भी हो रहा हो, तो खांसी के साथ उत्पाद क्या निकलता है? बलगम। तो जिस खांसी में बलगम आता है उसको हम लोग प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ, कौन सा कफ? वेट कफ। वेट मतलब नम, वेट कफ कहते हैं। कारण जाहिर बात है कि निमोनिया। अच्छा, अब निमोनिया में देखिए, टीबी के वजह से भी तो निमोनिया ही होता है। आम निमोनिया और ट्यूबरकुलर निमोनिया में क्या अंतर है? आम निमोनिया 14 से 21 दिन में ठीक होगा, ट्यूबरकुलर निमोनिया 6 महीने से 9 महीने में ठीक होगा, बस इतना ही अंतर है। टीबी वाला भी निमोनिया ही, दूसरा कुछ नहीं है। टीबी में क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है, निमोनिया ही तो डेवलप करता है, थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। वो जब हम लोग निमोनिया और टीबी अलग अलग पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि जो जनरल निमोनिया होता है उसमें क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज आता है, और ट्यूबरकुलर निमोनिया में क्या चेंजेज आता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। बाकी अदरवाइज टीबी में भी निमोनिया ही होता है, और आम बैक्टीरियल निमोनिया भी निमोनिया ही होता है। तो टीबी के नाम पर लोग क्यों इतना डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि 1960-65 से पहले टीबी की कोई दवा नहीं थी। उसका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसको निमोनिया डेवलप कर गया, उसका तय होता था मरना। तो वो भय अभी भी लोगों के अंदर सदियों से बैठा हुआ है कि मैंने टीबी हो गया तो मतलब कि जाना है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो टीबी के लिए दवाइयाँ हैं, अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, लंबा दवा चलाना पड़ेगा, बस यही बात है। टीबी के अंदर इतनी लंबी दवा चलती है कि लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, दवा छोड़ देते हैं बीच में, उसकी गंभीरता को ना समझते हुए, और फिर कहानी लंबी पसरने लगती है। तो इसीलिए टीबी से लोग ज़्यादा इतना डरते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल निमोनिया है, तो बैक्टीरिया तो बहुत तरीके का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो भी इन्फेक्शन करेगा तो निमोनिया हो जाएगा। ग्राम निगेटिव है उसकी वजह से भी होगा। तो अब जब हम लोग निमोनिया के हेडिंग में पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया का निमोनिया होगा तो क्या लक्षण खास होगा। लेकिन आम तौर पे अब यहाँ हम क्लिनिकल में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना जानना काफ़ी है कि बैक्टीरियल निमोनिया होगा तो खांसी कैसी आएगी? गीली खांसी, इसमें कि प्रॉब्लम रहेगा। वायरल निमोनिया हम लोग अभी झेलना शुरू कर देंगे अभी 10-15 दिन के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? RSV। इसकी वजह से जो वायरल निमोनिया होता है उसको एक खास नाम दिया जाता है, क्या? ब्रोंकियोलाइटिस। क्या होता है भाई? आइटिस है तो मतलब सूजन, अब कहाँ पे? ब्रोंकियो। देखो ये है मेन ब्रोंकस, मुख्य सांस की नली है। दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है।
अब इससे जो डिवाइड हो गया, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर ये भी डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंकाई। और जो लास्ट एंड होता है जिसमें एल्वियोला जुड़ा हुआ होता है, तो ये लास्ट एंड को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। तो अब समझ में आ रहा है कि सूजन कहाँ होता है उसमें, लास्ट एंड। मैंने इसको एल्वियोलर, ब्रोंकियो एल्वियोलर यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियो एल्वियोलर यूनिट। तो इसके अंदर जो स्वेलिंग है, बलगम बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, इस हिस्से में, ठीक ना। ये इसीलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि उस एंड पे जाते जाते एकदम सांस की नली बहुत बारीक हो जाती है, तो बलगम जो वहाँ बन गया वो निकलना बड़े भारी काम हो जाता है। तो आरएसपी ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करता है छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग का इम्यूनिटी क्या है, हम लोग को बीमार नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटे बच्चों को, खासकर 6 महीने से नीचे के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद फंगल निमोनिया किसमें सस्पेक्ट कीजिएगा कि इसको फंगल्स का निमोनिया हो गया है, नवजात बच्चा में। अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहा है, और कंटिन्यूअस एक ही जगह पे आपको फोकस दिखाई दे रहा है, सफेदा और गोल है, कॉटन जैसा लग रहा है, रुआ रख दिया गया रुई, तो फंगल निमोनिया समझिए कि वो उसको हो गया है। या बच्चे के मुंह में छाला पड़ गया हो तो सस्पिशन है ना, छाला भी तो कैंडिडा की वजह से होता है, वही कैंडिडा सांस की नली में चला गया, तो एक क्लू मिल गया आपको कि इसको निमोनिया अगर है और वो एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा है, मुंह में छाला है, तो इसका मतलब फंगल निमोनिया इसको। और एंटीबायोटिक देने के बाद फंगस का इन्फेक्शन होना आम बात है। जितना बच्चा को सफेद मुंह में छाला होता है वो किस लिए होता है, एंटीबायोटिक देने की वजह से होता है। पोस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जब हम लोग देते हैं तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी डाउन होती है, फंगस को, जो ओरल मुंह में रहने वाले जितने कीटाणु सूक्ष्म जीवी हैं वो सब एंटीबायोटिक के प्रभाव से, एंटीबायोटिक मुंह से रख के खाते हो ना, तो ओरल एंटीबायोटिक लेने से मुंह का जो नॉर्मल फ्लोरा है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो यहाँ फंगस है उसको क्या मिला, मौका मिल गया। फंगस तो हम बताए भी हैं कि सब मौका परस्त जीव होता है, इस पर बताए थे ना कि फंगस कैसा होता है, मौका परस्त जीव होता है तुम्हारे शरीर में, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारे अंदर अटैक करेगा। तो वो जब एंटीबायोटिक यूज के बाद, वैसे भी न्यूनेट्स की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, न्यूनेट और एडर जो बूढ़े लोग हैं, एज के दोनों छोर पे, एक एज के छोर पे नवजात बच्चा है, एक उम्र के छोर पे कौन है, बूढ़े मरने वाले लोग, इन दोनों की इम्यूनिटी क्या होती है, और ऐसे लोगों में फंगल निमोनिया होने के चांसेस। अगर मुंह में छाला है और एंटीबायोटिक से बच्चा या बूढ़े का निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है तो क्या सस्पेक्ट कीजिएगा, फंगल निमोनिया। एक्सरे में कॉटन लगेगा कि कॉटन रख दिया गया है, कॉटन वाल्व टाइप का कंसोलिडेशन मिलेगा, एक ही जगह का, हाँ एक ही जगह, वो हील नहीं करेगा, नॉन हीलिंग कंसोलिडेशन होगा, सर्कल सर्कल इस टाइप का होगा, ऐसा होता है। जैसे मान लो नहीं नहीं हो गया तो ऐसे होगा इस टाइप का। पैरासिटिक निमोनिया, मान लीजिए कि पेशेंट को फाइलेरिया है, तो फाइलेरिया का कीड़ी तो घूमते रहता है ब्लड में, और घूमते घूमते जाएगा और जाके यहाँ से ब्लड से गया और यहाँ से पार होके चला गया फेफड़े के नाली में, तो खांसी आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी वजह से भी जो खांसी आएगा वो कैसा आएगा, गीला खांसी आएगा, ठीक ना। ये तो हो गया निमोनिया। अब है ब्रोंकिएक्टासिस। ब्रोंकोएक्टासिस को ऐसे याद रखना है कि ब्रोंकी मतलब ब्रोंकाई, देख रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, इसमें एक्टासिस हो गया,
एक्टैसिस का मतलब होता है कि ये उसके अंदर गुण होता है कि वो फैलेगा और सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। लेकिन अगर उसका इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाए, प्लास्टिक जैसा हो जाए, परमानेंट डायलेटेशन हो जाए, तो उसी को कहा जाता है एक्टैसिस। ये ज्यादातर सिगरेट पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले लोगों में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई है, इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, कमजोर नहीं हो जाती है, इलास्टिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वो फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं, ये अब ऐसे फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं, ये एकदम कांस्टेंट हो गया, परमानेंट डायलेटेशन हो गया। परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगा तो क्या होगा भाई, समझ रहे हो? जो बलगम नॉर्मली हमारे शरीर में म्यूकस निकलता है कि नहीं, तो ये म्यूकस कैसे, ऐसे यहाँ मान लो म्यूकस हमेशा बन रहा है, तो ये कैसे निकल के आता है, सीरिया रहता है यहाँ पैर, ये इसको मूव करते रहता है ऊपर की तरफ, तभी तो ये निकल के आता है गले तक। तो जैसे परमानेंट डायलेटेशन होगा तो सीलियरी डिस्फंक्शन हो जाएगा, सीलिया उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा और नतीजा होगा कि बलगम जो जहाँ इकट्ठा है वहीं रहेगा। और अगर शरीर में बलगम जो जहाँ है वहीं इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, दूसरा बैक्टीरिया उसमें क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा और बार बार इन्फेक्शन होना ऐसे लोगों में बहुत ही कॉमन होता है। ब्रोंकिएक्टासिस वाले लोगों का एक खास पहचान होता है, ये लोग जब सुबह उठेंगे तो एक एक कटोरी बलगम गिराते हैं, कितना, इतना खखार गिराएंगे सुबह उठ के, रात भर का जो बटोराया रहेगा वो सब सुबह खखार करके, तो एक कटोरी, एक गिलास, आधा गिलास अगर नापा जाए तो इतना बलगम वो लोग, जहाँ देखना पुराने बीड़ी पीने वाले लोग गांव में रहते हैं, खटिया के चारों तरफ बलगम एकदम मैंने गला करके रखते हैं, मच्छी भी बिनाती रहेगी। वो पहचान है उनको क्या है, हम लोग एक्सरे फाइंडिंग, जब इसी में हम लोग क्लिनिकल मेथड में ही आगे जब हम लोग लैब टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सरे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसका क्लिनिकल फाइंडिंग आता है, उसका एक्सरे दिखाएंगे। उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये दो चीजें ना स्मोकर्स से ही जुड़ी हुई हैं, ये दोनों स्मोकर्स में ही जुड़ी हुई है। एक तरीके से कहा जाए ना तो देखो, पहले तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप करता है और फिर उसके बाद ब्रोंकिएक्टासिस डेवलप करता है। मतलब पहले तो इनमें धुआं के वजह से, सिगरेट और बीड़ी के धुआं की वजह से पहले इनमें सूजन रहना शुरू होता है और धीरे धीरे ये सूजन, और फिर सूजन के बाद वहाँ फाइबर बनेगा, फिर सूजन, फिर फाइब्रेशन, फिर सूजन, फिर फाइब्रोसिस, ऐसा होते होते परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है। और इन दोनों को मिला के हम लोग एक बीमारी कहते हैं COPD या COLD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इन दोनों को कंबाइंड ढंग से यही नाम दिया जाता है। ओल्ड एज में बार बार खांसी होने का दो ही कारण होता है, COPD नहीं तो ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, अब लंग एब्सेस, तो लंग एब्सेस देखो, अगर कोई एनारोबिक बैक्टीरिया ना निमोनिया कर दे तो एनारोब्स की एक खासियत होती है कि जहाँ रहेगा ना नेक्रोसिस करेगा, क्या करेगा, नेक्रोसिस, सड़न गलन पैदा करेगा। तो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से अगर निमोनिया होगा तो उसमें क्या होगा, एब्सेस माने घाव। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, पता है तुम लोग को क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, हाँ, जो सांस के नली में पैर है, पैर वो क्या हो गया, पैर काम नहीं करेगा, जन्मजात इसका पैर में विकृति है। पैर क्या करता है, बलगम को ठेल के ऊपर लाता है। जब पैर ही काम नहीं करेगा तो बलगम जो जहाँ है वहाँ रहेगा और ऐसे लोगों में बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होना आम बात है। इनको अगर निमोनिया भी होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सर प्रॉब्लम आता है, कोई कहता है कि सोने के टाइम में जिसको फैटी जो जिसको ज़्यादा है, सांस लेने में सर पूरा खराटा मारता है, कहता है कि हड्डी पड़ गया है, मैंने गला मटाट से भी बोलता है,
तो हड्डी बढ़ गया। इसमें हड्डी कैसे बढ़ जाता है? हड्डी नहीं बढ़ता है, यहाँ फैट जमा हो जाता है जी सर, फट जमा शीशे में अंदर गले में। और रुकावट करता है सांस के नली की, जी सर। इसके लिए ऐसे आ जाती है। तो मैंने ज़्यादा वो फैटी आदमी को होता है ज्यादा चर्बी वाले लोगों को। अगर वो दूल्हा पतला हो जाएगा तो फिर अपने आप पड़ जाएगा सर। इसके अलावा कोई लीवर एब्सेस हो, मान लीजिए यहीं तो लीवर है ना, फेफड़ा के नीचे ही लीवर रहता है यहाँ पे, और लीवर में एब्सेस हो गया, घाव हो गया। घाव अमीबा खासकर करता है, अमीबिक लीवर एब्सेस बड़ा कॉमन होता है, और यही घाव फट गया तो यहाँ का सारा मवाद, फेफड़े का तो जो खांसी आएगी वो कैसी आएगी, गिल्ली आएगी। तो ये कारण है प्रोडक्टिव कफ का। अब हम लोग बात करेंगे बोवाइन कफ। हम लोग कफ में ड्राई कफ पढ़े, प्रोडक्टिव कफ पढ़े, अब बोवाइन कफ। सब नाम यही के पढ़ाई में सब यही हाँ। का। अब बोवाइन कफ क्या है कि जैसे गाय को खांसते हुए देखे हो, जी सर, आप अगर खाएं तो हाँ जी। आवाज नहीं आएगा, जी हाँ, हल्का हल्का सा खाती है सब। मैंने साउंड नहीं क्रिएट होगा, खांसी आएगा। तो इस तरीके का खांसी अगर आदमी में होने लगे तो उसका कारण क्या होगा, ज्यादा बोलने से, भाषण करने से, तेज तेज चिल्लाने से, गाली गलौज करने से, झगड़ा करने से, बहुत रोने से, जो लैरिंग्स होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगा और खांसी आएगी। तो कैसी सूखी खांसी होगी और आवाज आएगा नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ जो लैरिंग्स है उसके सप्लाई करने वाले रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, उसका फालिस मार दे, वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेन के जिस हिस्से से निकल के यहाँ सप्लाई देने के लिए आ रही है, उस हिस्से में मान लो ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में, तो क्या होगा, ये नर्व काम नहीं करेगी, तो उसकी वजह से जो खांसी आएगा उसमें कैसा खांसी आएगा, बोवाइन कफ। डायफ्रामेटिक पैल्सी हो रही है, डायफ्राम है, डायफ्राम पढ़ाए थे ना हिकअप में एक दिन, देखो हिकअप वाला वीडियो। हिकअप में डायफ्राम क्या होता है, जो पेट को और छाती को अलग अलग करता है। तो डायफ्राम को सप्लाई करने वाला फ्रेनिक नर्व आता है ब्रेन से। तो अगर फ्रेनिक नर्व का पैल्सी हो गया तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो खांसी आएगा वो बोवाइन कफ की तरह आएगा। इसके बाद लैरिंग्स का जो वाद्य यंत्र है, हमारा स्वर यंत्र है, उसमें कार्सिनोमा डेवलप कर जाए, कैंसर, तो भी जो खांसी होगा वो बोवाइन कफ। अब सोचो ना कि तुमको ये सब कारण नहीं पता है 1 मिनट के लिए, तो कितना देर लगेगा तुमको गूगल करने में। नाम पता होना चाहिए कि जो गाय जैसा खांस रहा है मतलब उसका कारण क्या है, अलग होता है। तो नाम पता रहेगा बोवाइन